किसी को कोई डाउट? और इतना कहने पे भी चार्ट बना के नहीं सेंड करते हो, क्या चाहते हो? किस तरीके का होमवर्क हम दें जिसको तुम लोग करोगे? तुम्हें तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम एकदम बायो में ही हो रखी है। तुम लोग इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करते। पहली बार ऐसा बैच मिल रहा है जो मेरी बात नहीं मानता है। फ्रैंकली बोल रही हूँ, बुरा लगे तुम लोग को अच्छा लगे, लेकिन तुम लोग छोटे से छोटा, तुम्हारे जितना कंफर्ट का ध्यान रखो उतना कम तुम लोग रिस्पॉन्स देते हो। बट ठीक है, चलो, मेरा काम है पढ़ाना, तुम्हारा काम है पढ़ना, जैसे मन करे वैसे पढ़ो। मत भेजो होमवर्क, क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मेरा तो फोन का मेमोरी अच्छा है, खाली है, फ्री है। होमवर्क भेजोगे मेरा सर दर्द करेगा, चेक करेंगे। बिना चेक किए तो गुड गुड देते नहीं जाएंगे, ठीक है? तो इट्स अप टू यू कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैंने कह दिया कवर पोर्शन से एमसीक्यू करना है तो उसको करके अपडेट करना है। अगर इतना सिर्फ नहीं हो रहा है तो व्हाट कैन आई डू? सबके घर में तो नहीं पहुंच सकती बेटा, देखो सिंपल सी बात है। दिस इज द मैटर ऑफ ट्रस्ट, दिस इज द मैटर ऑफ कि आपको पढ़ना है, आपको स्टडी करना है, आपको डॉक्टर बनना है। मेरे नाम के सामने तो ऑलरेडी डॉक्टर लगा हुआ है, भले ही वो मेडिकल ना हो। तो इट इज अप टू यू। मेरा काम है सिर्फ बोलना, कहना, रिक्वेस्ट करना, थोड़ा सा डांटना, बाकी मेन काम है पढ़ाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज्वाइंट्स वाला पोर्शन कल एक इंट्रोडक्टरी दिया ही था कि जो भी आप मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी लोकोमोशन आप शो कर रहे हो, मतलब मूवमेंट से डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं या अपनी जगह पे स्टैटिक मूवमेंट आप कर रहे हो, उन दोनों ही केसेस में इंपॉर्टेंट रोल और एसेंशियल रोल प्ले कर रहा है। सबसे एसेंशियल रोल अगर हम बोले तो दैट इज डन बाय द ज्वाइंट्स, बिकॉज मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन ही मूवमेंट और लोकोमोशन तभी करवा पाएगा जब वहां पे कुछ ज्वाइंट्स प्रेजेंट होंगे। ओके, तो ज्वाइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट, चाहे वो लोकोमोटरी हो या नॉन लोकोमोटरी हो। तो यहीं पे लिखो एदर लोकोमोटरी और नॉन लोकोमोटरी, दोनों ही केस में ज्वाइंट्स प्लेस एसेंशियल रोल्स। ये आपकी लाइन है, एमसीक्यू है। involving the bony parts of the body. Locomotory movement are no exceptions to this. इसमें लोकोमोटरी मूवमेंट में तो कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है कि विदाउट ज्वाइंट्स कोई भी लोकोमोशन हो सके। ज्वाइंट्स आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन कांटेक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। क्लियर? बोन बोन हो सकता है ज्वाइंट बना रहा हो, बोन कार्टिलेज के साथ हो सकता है जॉइंट बना रहा हूं। किसके थ्रू है ये सब? एक दूसरे से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ जॉइंट। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स वेयर द जॉइंट एक्ट एज अ फल्क्रम। कल बताया था, इसको डिस्क्राइब भी किया था। फल्क्रम की तरह बैलेंसिंग, जो भी फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए उसके सेकेंड पोर्शन पे जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए इस साइड जो भी फोर्स लग रहा है उसके फोर्स के अकॉर्डिंग जो वर्क करा रहा है, दैट इज द ज्वाइंट। अगर इस फल्क्रम को यहाँ से हटा दिया जाए तो क्या ये मूवमेंट हो सकता है? विदाउट फल्क्रम क्या ये मूवमेंट पॉसिबल है कि ये ऊपर चला जाए, ये नीचे हो जाए? वैसे ये धरती पे है, इसके नीचे ये कहाँ जाएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? What is the essentiality of fulcrum? Clear? Fulcrum is analogy to joints. The mobility at these joints vary depending on different factors. कितना मूव करेगा, कितना मूवमेंट शो करना है, किस तरीके का जॉइंट है, फास्ट चलेगा, स्लो होगा, that all depends on the different factors, different other factors.
क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। स्ट्रक्चरल फॉर्म मतलब वो किस तरीके का ज्वाइंट बना रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्म को हाईलाइट करो। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स द ज्वाइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज fibrous, second is cartilaginous and third is synovial। स्टार्टिंग में कल ही बताया था कि जो एकदम लेस, कोई भी इमूवेबल है, जो कोई मूवमेंट को नहीं शो करा रहा है, वो आ जाता है आपका फाइब्रस में। लेस इमूवेबल, लेस मूवेबल, वो हो जाता है आपका कार्टिलेजिनस। और सबसे ज्यादा जो आप मूवमेंट में यूज कर रहे हो, मूवेबल ज्वाइंट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे आपके साइनोवियल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अभी तक का पोर्शन कल का ही है, क्योंकि ज्वाइंट्स पढ़ रहे थे इसलिए पूरा रिवाइज करा दिया मैंने एक बार। इमेजेस शेयर की है ताकि हम जब पढ़ाएं तो आप एनिमेटेड अपने मोबाइल में ही देख सको। ओके, अभी देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ज्वाइंट्स हैं। ये साइनोवियल ज्वाइंट के एग्जांपल हैं, इसमें बाद में आएंगे। क्लियर? फलक्रम का हो गया। नाउ जो ज्वाइंट आप देख रहे हो उसमें फाइब्रस है, कार्टिलेजिनस है, साइनोवियल है। फाइब्रस ज्वाइंट पे अगर हम चलें तो फाइब्रस ज्वाइंट कहता है कि वो अलाउ नहीं करेगा एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। वो ज्वाइंट तो है लेकिन वो अलाउ नहीं करेगा कि उस जगह पे जहाँ पे वो ज्वाइंट प्रेजेंट है और जिन जिन के बीच में वो ज्वाइंट है वो कभी भी मूव कर सके। ठीक है, मूवमेंट को शो कर सके, चाहे वो लोकोमोटरी नॉन लोकोमोटरी तो बात की बात है भाई। कोई लोकोमोटरी नॉन लोकोमोटरी ऑप्शन नहीं बचा, वो मूवमेंट ही नहीं करने दे रहा है। तो एकदम गांठ बांध लो इस पॉइंट को कि ऐसा कोई से कौन सा ज्वाइंट है लेकिन फिर भी इमूवेबल है। आंसर इज फाइब्रस। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन्स। फ्लैट स्कल बोन्स जो मैंने एक बार तुम्हें पहले भी बताया था कि जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसका हेड वाला पोर्शन देखोगे, दैट इज वेरी वेरी शॉर्ट इन कंपेयर टू 10 इयर्स, 11 इयर्स, 12 इयर्स या 12 14 इयर्स एडल्ट से। आप उसी से टीनेजर से आप कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड कि उसका सर काफी ज्यादा सॉफ्ट है, उसका क्रेनियम बॉक्स बहुत सॉफ्ट है एंड वो बहुत ही फ्रेजाइल तरीके से भी होते हैं कि अगर वो बच्चे गिर रहे हैं, सर के बल गिर रहे हैं, तो देयर माइट बी चांसेस कि बचपन की उनकी इंजरी और कल को वो 20 साल के हो गए हैं तब उनके किसी बिहेवियरल में वो उस इंजरी का इफेक्ट दिखे। आपने उस टाइम नहीं नोटिस किया पर्सन ने कि ऐसा कुछ हुआ था, फिर वो डॉक्टर स्टडी को देखते हैं कि ऐसा क्यों बिहेवियरल शो कर रहा है, तो फाइंड आउट करते हैं कि क्या इसको कभी कोई इंजरी लगी थी। तो मीन्स वो इतना फ्रेजाइल स्ट्रक्चर है। कभी न्यूबॉर्न बेबी को देखना या 3 मंथ्स तक के बेबी को देखना तो उनके स्कल में प्रॉपर आपको अपर पोर्शन पे एक पाल्पेशन वाला पॉइंट भी दिखता है, मतलब किस तरीके से उनकी हार्ट बीट चल रही है वो उनके स्कल वाले पोर्शन से आप देख सकते हो, फील कर सकते हो। ओके बच्चा, फिर धीरे धीरे वो हार्ड हो रहा है। क्यों अब इसको सॉफ्ट बनाया गया है? क्योंकि एट दैट टाइम ब्रेन अंडरगोज द डेवलपमेंट, ब्रेन अपना साइज बढ़ा रहा है। जैसे तुमने सेल वॉल का कॉन्सेप्ट देखा है ना कि सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्रेजाइल स्ट्रक्चर है। सेम वे में यू कैन रिलेट, एक मिनट बेटा है ना कंपैरेटिव में बता रही थी कि जैसे अगर सेल वॉल है, सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, अगर ये प्राइमरी से सेकेंडरी हो गया तो उसके बाद ग्रो नहीं हो सकता है। कॉन्सेप्ट समझना बस। उसी तरीके से एक ब्रेन अंदर डेवलप हो रहा है, अगर क्रेनियम बॉक्स एकदम स्ट्रांग हो गया है तो इस ब्रेन को डेवलप, इसको ब्रेन को बढ़ने का साइज नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई एट द डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी उसका क्रेनियल बॉक्स को वीक रखा गया है कि अंदर पूरा ब्रेन उसका डेवलप कर जाए। ब्रेन डेवलप कर जाएगा तब तक ये सारी बोन्स आपस में फ्यूज हो जाएंगी और क्रेनियम बॉक्स, जो स्कल बॉक्स का क्रेनियम वाला पोर्शन है, वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके,
अब इसको जो हेल्प कर रहा है यहाँ पे फाइब्रस ज्वाइंट, मतलब इसमें आने वाला जो टिश्यू है दैट इज डायरेक्टली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। मार्क करो। Flat skull bones है, this type of joint is shown by the flat skull bones which fuse end to end, पूरा एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो एक दूसरे से फ्यूज होगा with the help of dense fibrous connective tissue. Any doubt? In the form of sutures to form the cranium. Any doubt? सूचर्स कैसे समझना है? जैसे तुम लोगों को बचपन में अगर चोट वोट लगी हो, लगी जाती है नॉर्मली, तो स्टिचेस आते हैं, या चलो स्टिच को नहीं समझ में आ रहा है, कपड़े की सिलाई तो सबने देख रखी है, जो भी अभी क्लॉथ वियर की हो उसमें भी कहीं ना कहीं कपड़े के क्लोथ्स के टुकड़े हैं जिनको सिला गया है। क्लियर? जो वो सिलाई की गई है वो इस तरीके से की जाती है क्या कि कहीं खुली है कहीं नहीं है, तो वो डायरेक्ट एंड टू एंड सिला हुआ है। मतलब अगर डिजाइनर बीच में कटा फटा ना हो तब की बात कर रहे हैं, तो भी जो उसकी मार्जिन है जहां तक उसको सिला होना चाहिए वहां पे वो दो पोर्शन के क्लॉथ आपस में अच्छे से ज्वाइंट होंगे। दैट इज द सूचर्स। इज इट क्लियर? अब इस सूचर्स की वजह से ये तो फिक्स हो गया, ये क्लॉथ तो यहाँ से फिक्स हो गया है, फ्री एंड बचा नहीं इसके पास। सेम वे में ब्रेन में जो भी स्कल में सूचर्स बनते हैं उससे क्रैनियम बॉक्स को एक फिक्स स्ट्रक्चर मिल जाता है। अब वो इमूवेबल है, वो बोन्स मूव नहीं कर सकती हैं। इज इट क्लियर? किसके सूचर्स बने? सूचर्स बनाने में जो थ्रेड यूज हुआ, जैसे कपड़े को सिलने के लिए थ्रेड यूज करते हैं, तो यहाँ पे सूचर्स बनाने के लिए जो थ्रेड यूज हो रहा है दैट इज द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, इमेजेस देख लेते हैं। ये हो गया आपके, जस्ट अटेंटिव होके सुनो एकदम। 1 बोन, 2 बोन, 3 बोन्स, तो एंड टू एंड आप देख रहे हो ये जो बीच में पूरा कनेक्शन जा रहा है, जो फॉर्म हो रहा है, ये आपके क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। लूज होंगे या डेंस होंगे? ऑब्वियसली ये डेंस है तभी तो ये इमूवेबल हो रहे हैं, लूज होंगे तो इनके बीच में फिर डेंसिटी कम हो जाएगी। तो dense fibrous connective tissue helps in the formation of fibrous joint। ठीक है, एग्जाम्पल स्कल बोन। क्लियर? ये जो आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है वो इनलार्ज करा के आपको दिखा दिया गया। जो सारे बोन्स के बीच में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके बाद ये फिक्स हो गया, अब ये इमूवेबल हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, डिफरेंट बोन्स है, बोन्स के आप जब अच्छे से आपको याद है, बोन्स के नेम याद है, उन बोन्स के बीच में पूरा क्रैनियम बॉक्स बनाने में सूचर्स का फॉर्मेशन हो गया। अब आगे आगे की क्लासेस में पढ़ोगे तो टाइप्स ऑफ सूचर्स पढ़ोगे, पोजीशन के अकॉर्डिंग नेम ऑफ सूचर्स पढ़ोगे, अभी उसकी नीड नहीं है, जस्ट समझो कि सूचर्स क्या होते हैं। नाउ टेल मी, इज इट विजिबल टू यू? विजिबल है? ओके, ध्यान से एकदम सुनना। कुछ टाइप्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू के फाइब्रस ज्वाइंट की बात कर रहे हैं। एक तो ब्रेन वाला है जो सबको याद रहता है। क्लियर? ज्वाइंट held together with very short interconnecting fibers and bone edges interlock found only in the skull। that is the, जो एक आप डिफरेंट टाइप का देख रहे हो जो स्कल्स में है वो डिफरेंटली हो जाएगा वहां पे, उसको बोलते हैं सूचर्स। ओके, दिस इज नोन एज सूचर, जो अभी आपने कवर किया। इसके बाद आज होता है फाइब्रस ज्वाइंट में सिंडेस्मोसिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सबके नोट्स में होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। हो गया? तुम नोटिस कर रहे होगे आजकल हम नोट्स अपलोड करना बंद कर दिए क्योंकि नोट्स में पूरी थ्योरी एनसीईआरटी से जा रही है, फिगर्स हैं जहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है, उसका जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड कंप्लीट द नोट्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे। उससे आपको आदत लगेगी, एटलीस्ट आप नोट्स बनाओगे। जब आपकी इमेजेस मिक्स होंगी ना
तब आपको समझ में आएगा कि जो एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट करके नोट्स दिया जा रहा है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो या पीडीएफ कलेक्ट करके जा रहे हो तो उससे आपको तैयारी नहीं हो रही है। अब आज की डेट में आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस नोट्स को आज ही कंप्लीट करिए। देखो फिर सेकेंड टाइप का जो है दैट इज सिंडेस्मोसिस, डायरेक्ट टर्म आएगा। अब आप सिर्फ सूचर ढूंढोगे, स्कल का जो एग्जाम्पल दिया है ये एग्जाम्पल में दिया होगा, ये टाइप्स पूछेगा तो आप कहोगे एनसीईआरटी के बाहर का आ गया, पता नहीं क्या है, तो वो भी ध्यान में रखो। ज्वाइंट हेल्ड टुगेदर बाय अ लिगामेंट फाइब्रस टिश्यू, पढ़ा हुआ है ना, लिगामेंट फाइब्रस टिश्यू कैन वेरी इन लेंथ बट इज लॉन्गर देन इन सूचर्स। क्लियर? इसका एग्जाम्पल आप लिख लो, जो टिबिया और फिबुला को जोड़ने वाला ज्वाइंट है, लिगामेंट प्रेजेंट है, दैट इज अ टाइप ऑफ फाइब्रस ज्वाइंट। इंपॉर्टेंट है, मैथ द कॉलम में आ सकता है, थ्योरी में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, इस इमेज को ही नोट डाउन कर लेना। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, टिबिया एंड फिबुला के बीच में जो ज्वाइंट बना है, जो लिगामेंट से बना हुआ ज्वाइंट है, वो भी एक एग्जाम्पल है फाइब्रस ज्वाइंट का। देन हम बात करते हैं डेंटल ज्वाइंट। ठीक है, दांतों का हमें पता है कि जो है दैट इज कैविटी है, कैविटी के अंदर वो फिट है, किस टाइप के टीथ में आता है ये, सॉकेट में फिट टीथ को क्या बोलते हैं? क्या टर्म यूज करेंगे इसके लिए? गम्स के अंदर है टीथ का एक पोर्शन, ऐसे टीथ के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? What are the characteristics of human teeth? करेक्ट है। What are the different characteristics of human teeth? और सभी रिप्लाई करो जरा। चलो रिवाइज कर लेना, 2 बार आते हैं इसलिए क्या बोलते हैं, डाइफियोडोंट। ठीक है, थीका में प्रेजेंट है इसलिए बोलते हैं थीकोडोंट, डिफरेंट टाइप के शेप हैं इसलिए बोलते हैं हेटेरोडोंट। तो थीकोडोंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, मैंने जो आपसे पूछा था। नाउ आप ये देखो टाइप्स, इसको बोलते हैं गोम्फोसिस, सूचर ब्रेन वाला, स्कल वाला, सिंडेस्मोसिस आपको ज्वाइंट याद रखना है, टिबिया फिबुला वाला, एंड गोम्फोसिस इज द टाइप जिससे आपके दांतों के सॉकेट बने हुए हैं। ठीक है, पैग इन सॉकेट फाइब्रस ज्वाइंट है, पेरियोडोंटल डेंटल के चारों तरफ, लिगामेंट होल्ड्स टूथ इन सॉकेट। इंपॉर्टेंट है ये दोनों तीनों, सब आया हुआ है पहले के क्वेश्चंस में। इज इट क्लियर? अब अगर आप इसको इमेज में देखना चाहो तो आप देखो यहाँ पे, ये लेबलिंग दी हुई है, पेरियोडोंटल लिगामेंट। ओके, जो उसको सॉकेट में फिट रखा हुआ है। इज इट क्लियर? दिस पोर्शन। तो ये अभी कंप्लीट हुआ अपना फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों जगह कॉमन थी कि ये सभी ज्वाइंट्स जो हैं वो इमूवेबल हैं, सूचर्स हो, सिंडेस्मोसिस हो या गोम्फोसिस हो, every joint is not playing any role in the movement, they are just joint, fibrous connective tissue है वहां पे, dense fibrous connective tissue है और उससे 2 बोन्स आपस में ज्वाइंट हो रखी हैं और कोई भी मोबिलिटी को शो नहीं करेंगी। तो सूचर्स, सिंडेस्मोसिस,
एंड गोम्फोसिस। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। सिंडेस्मस परमिट स्लाइट मूवमेंट। स्लाइट मूवमेंट मतलब वो बाकी के जो ज्वाइंट्स है वो मूव कर सके, इसलिए वो वाला मूवमेंट है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग हो जाएंगे। इंटरोस्सियस मेम्ब्रेन बिटवीन द टिबिया एंड फिबुला इन द लेग, ये इसका एग्जांपल हो गया। गोम्फोसिस इमूवेबल जॉइंट, जॉइंट इन विच अ कोन शेप पेग joint in which a cone-shaped peg fits into a socket, articulation of the teeth with the socket of the maxilla and mandible. Gomphosis. तीनों के नाम याद रहने चाहिए, तीनों के एग्जाम्पल याद रहने चाहिए। नाउ नेक्स्ट ज्वाइंट इज कार्टिलेजनस ज्वाइंट। कार्टिलेजनस ज्वाइंट नेम इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की जगह जो ज्वाइंट में ज्वाइंट बनाने के लिए रोल प्ले कर रहा होगा वो क्या होगा, कार्टिलेजनस टिश्यू होगा। एंड दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज। कार्टिलेज ज्वाइंट्स कैसे बनेंगे? द बोन्स इन्वॉल्व्ड आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस। द ज्वाइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री, अब ये एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। In the vertebral column is of this pattern and it permits little bit movement, limited movement, little bit movement, जो हम स्टार्टिंग में आपको तीनों के बीच में डिफरेंस में मेंशन कर चुके हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में आप देख रहे हो वहां पे कार्टिलेजनस पैड बने हुए हैं, जो कि आपका आप जब बैक से नीचे झुकते हो सीधे खड़े होते हो तो जो बैकबोन को मूव करा रहा है दैट इज द विद द हेल्प ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, एंड उनके बीच के फ्रिक्शन को प्रिवेंट कर रहा है वो ज्वाइंट क्या है, वो पैड क्या है, कार्टिलेज। और ये ज्वाइंट कैसे हो गया, दो बोन के बीच में कार्टिलेज हो गया, तो ये ज्वाइंट क्या हो गया, कार्टिलेजनस ज्वाइंट। अगेन इसके भी कुछ टाइप्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लेना। सिनकॉन्ड्रोसिस, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। एपिफिजियल प्लेट, अब एक पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान से सुनो जरा। एपिफिजियल प्लेट जो आपकी बोन्स ग्रो कर रही हैं, जो आपकी बोन्स एक लिमिटेड टाइम तक, टीनेजर तक आपकी हाइट वगैरह बढ़ रही है। हाइट तभी बढ़ेगी जब बोन्स बढ़ेगा, बिना बोन्स के बढ़े, बिना बोन्स के बढ़े तो हाइट नहीं बढ़ सकती। ये इंडिकेट करता है कि बोन्स हैं लिविंग टिश्यूज के बने हुए हैं और ये ग्रोथ को शो करते हैं। क्लियर? हर बड़ी बोन्स के पास, हर बोन्स के पास एपिफिजियल प्लेट्स हैं जो कि लूज होते हैं और वो धीरे 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 ग्रोथ को शो करती हैं। एंड बाद में जब आपका हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली टीनेजर वाला टाइम ही आप समझ सकते हो, तो हाइट बढ़ना उसके बाद कांस्टेंट है। किसी किसी में देखा जाता है वो हार्मोनल चीजें होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी हाइट बढ़ रही है, रिकॉर्ड बन रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बन रहे हैं या व्हाटएवर। क्लियर? अभी नॉर्मल केस में हम बात करें तो एक टाइम के बाद आप देख रहे हो कि हाँ एक फिक्स है, एक आपकी मम्मी की हाइट फिक्स हो गई है, पापा की हाइट फिक्स है, आपकी हो सकती है अभी थोड़ी बहुत बढ़ जाए। ठीक है, एक टाइम पे सब चीजें फिक्स हो गई हाइट से रिलेटेड। क्यों फिक्स हो गई? क्योंकि बोन की ग्रोथ रुक गई है, बोन अब नहीं बढ़ रही। वो क्या स्ट्रक्चर होता है? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एपिफाइजियल प्लेट। ये पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। दैट इज द एपिफाइजियल प्लेट जो हार्ड हो जाती है। ये अगेन वही सेल वॉल वाला कॉन्सेप्ट रखो कि अगर ये लूज है मतलब इसके अंदर ग्रोथ को ये शो कर रहा है, ग्रोथ को ये परमिट कर रहा है, साइज को ये बढ़ा रहा है। ये अगर हार्ड हो गया मतलब इसने फिक्स ले लिया है स्ट्रक्चर, अब ये ग्रो नहीं करे। अब यहाँ पे बात आती है कि कुछ आपने ऐड देखा होगा जो कहते हैं कि हाइट आपकी श्योर एंड शॉर्ट, ये कैप्सूल लो, ये टैबलेट लो, हाइट आपकी ग्रो कर जाएगी। हाइट वाइट किसी चीज से ग्रो नहीं करती है। टेक्निकली मेडिकल वो प्रूफ नहीं करता है, उसको अलाउ नहीं करता है। सिर्फ वो क्या कर रहा है, वो करता है कार्टिलेजनस पैड जो है, जो आपके कार्टिलेज के बने हुए पैड हैं, इनकी इनकी ग्रोथ करा के इनकी थिकनेस बढ़ा देता है। अब आप सोच सकते हो कि जब पूरे बॉडी में आपके कार्टिलेज वाला हिस्सा ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, वो थोड़ा थोड़ा भी बढ़ेंगे तो एज ए रिजल्टेंट आपकी 2 से 3 इंच तक हाइट बढ़ जाती है। by using that particular capsules and tablet। वो किस पे वर्क किए? एपिफाइजियल प्लेट अगर स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, रिजिड हो चुकी है, तो ये ग्रोथ नहीं कर सकता, हाइट को बढ़ा नहीं सकता,
वो कार्टिलेज पैड की हाइट को बढ़ा के, कार्टिलेज पैड की थिकनेस को बढ़ा के, कार्टिलेज पैड के ग्रोथ को बढ़ा के वो एज ए रिजल्टेंट बॉडी में थोड़ा 1-2 इंच का 3 इंच का हाइट को इम्प्रूव कर देता है, जिसके लॉन्ग टर्म में फिर कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आपको समझना यहाँ पे बात क्या थी, समझने वाली बात ये थी कि जो आपका कार्टिलेजनस जॉइंट्स है इसमें इंपॉर्टेंट आता है एक सिनकॉन्ड्रोसिस या उसको बोलते हैं सिन एरेथ्रोसिस। ये वहां पे दिखेगा आपको जहां जहां पे एपिफाइसियल प्लेट्स हैं, ये आपकी बड़ी बड़ी बोन्स जो है लिम्स की बोन है, वहां पे ये प्रेजेंट होता है, जो आपके पूरे ओवरऑल ग्रोथ को शो करता है। क्लियर? ठीक है। अब एपिफाइसिस टर्म पूछता है तो मतलब रिलेटेड टू एपिफाइसियल प्लेट्स पे जो एक उभार जैसा, एक प्रोजेक्शन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट विल बी एपिफाइसिस। इतना बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, पढ़ते रहना है एमबीबीएस में। बट अभी जो हमने एक टाइप बताया है वो टाइप आपको याद रहना चाहिए। कार्टिलेजनस जॉइंट्स में जैसे आपने फाइब्रस में पढ़ा, उसी तरीके से कार्टिलेजनस में सिनकॉन्ड्रोसिस और सिम्फाइसिस आपको पढ़ना है। प्यूबिस सिम्फाइसिस से सिम्फाइसिस ऑलरेडी नाम आ चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिनकॉन्ड्रोसिस का हो गया, एंड देन अब ये आपको कहाँ दिखता है इसका एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर लो। फर्स्ट रिब एंड मैनोबियम, जो आपके स्टर्नम के पास आपका और जॉइंट बन रहा है अपर वाले पोर्शन में, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, और बड़ी 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 बोन्स में भी देखने में मिलता है एपिफाइसियल प्लेट। सिम्फाइसिस, एम्फी एरेथ्रोसिस, दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन आएगा, अगर कोई भी यहाँ से बियॉन्ड द एनसीईआरटी क्वेश्चन आया, कोई एक क्वेश्चन ही आएगा, इसलिए इतना स्पेक्ट्रम आपका कवर होना चाहिए। ओके। एंड ऑफ बोन्स कवर्ड विद हाइलिन कार्टिलेज, यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज है, यहाँ पे भी हाइलिन कार्टिलेज है, विद फाइब्रस कार्टिलेज इन बिटवीन। कार्टिलेज है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में मत ले जाना, जो सूचर्स बना रहे थे वैसा नहीं है, फाइब्रस कार्टिलेज इन बिटवीन। प्यूबिक सिम्फाइसिस इसका एग्जांपल है। मैनिब्रियम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम, वहां पे भी ये स्ट्रक्चर सिम्फाइसिस का दिखता है। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है बेटा। इज इट क्लियर? अब ये लिटिल बिट मूवमेंट शो कर रहा है, जिसको हम तुम्हें रिलेट करेंगे जब हम डिलीवरी पढ़ाएंगे। आफ्टर रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के बाद जब डिलीवरी वाला स्टेप आएगा, तब जो पूरा पेल्विक रीजन की बोन्स डायलेट हो रही है, एरिया बढ़ता है फॉर द डिलीवरी। जिससे एक बेबी, नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे हैं, बेबी का हेड बाहर आता है, तो वहां पे आप समझ सकते हो कि इन सारे पोर्शन को थोड़ा सा इनलार्जमेंट शो करना होगा, उसमें आप रोल ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस समझोगे। अभी इतनी चीज क्लियर है? थोड़ा बियॉन्ड द एनसीईआरटी है, थोड़ी सी मेहनत करोगे, आज ही इसको पढ़ लोगे, याद हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको? फर्स्ट रिब, हाइलिन कार्टिलेज एंड स्टर्नम जॉइंट दिख रहा है। फिर आप ये वर्टिब्रल कॉलम का देख लो, फिर आप ये प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला जॉइंट देख लो। सभी क्या है? सभी कार्टिलेज हैं, या तो हाइलिन या तो फाइब्रस कार्टिलेज। अब बात करते हैं लास्ट, साइनोवियल। साइनोवियल जॉइंट्स क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी में ये वाला पैराग्राफ, जो डायरेक्ट अपने कई तरीके के क्वेश्चंस बना देता है। इसमें एग्जांपल्स दिया हुआ है, इसमें जॉइंट्स के नाम दिए हैं, मैथ्स का कॉलम आ सकता है, डायरेक्ट वन वर्ड क्वेश्चन आ सकता है, व्हाटएवर। क्लियर? फाइंड इनकरेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन में आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। साइनोवियल जॉइंट्स, इट इंडिकेट्स, इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे फ्लूइड कैविटी होगी जिसमें साइनोवियल फ्लूइड फिल होगा। नेम में ही इसके छुपा है। जैसे फाइब्रस में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज में कार्टिलेज छुपा हुआ है, फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, उसी तरीके से यहाँ पे भी नेम में है कि साइनोवियल फ्लूइड वहां पे प्रेजेंट होगा। आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, जस्ट मैंने उसको बुलेट को बढ़ा दिया है ताकि आप सारे एग्जांपल समझ सको।
बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस मतलब ज्वाइनिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स। क्लियर? तो ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट की खासियत यह है कि वहां पे साइनोवियल फ्लूइड भरा होगा जिसकी वजह से मूवमेंट और इजी हो जाए। वो सबसे ज्यादा मूवमेंट को शो करने वाले बोन्स हैं, तो लाइफ टाइम उनके बीच का एक फ्रिक्शन को मेंटेन करने के लिए बोन्स आपस में नहीं रगड़े, इस तरीके के लिए कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड का अलग अलग कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है ऐसे ज्वाइंट्स में। Such an arrangement allows considerable movement. Okay. These joints help in locomotion. That's why जो मेन joints हैं जो locomotion में सबसे ज्यादा कार्टिलेज सपोर्ट कर रहा है। क्लियर? अब नी बेंड हो रहा है तो नी में साइनोवियल फ्लूइड भी है, कार्टिलेज भी है, वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलेज है, तो यू नो कि दोनों ही हेल्प कर रहे हैं मूवमेंट को। तो ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं देना। हाँ, प्रायोरिटी अगर पूछता है कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन सा ज्वाइंट है, देन यू हैव टू गो फॉर द साइनोवियल। क्लियर है? बट कार्टिलेज ऑल्सो हेल्प, फाइब्रस को नहीं लाना, बस स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहा है। तो बॉल एंड, अब यहाँ से एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये आपको इतने एग्जांपल तो सबको याद रखना है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, कौन सी कैविटी होगी यहाँ? ह्यूमरस का हेड किस कैविटी में फिक्स होता है? नेम ऑफ कैविटी? हिंज ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, नेम ऑफ नी कैप? फास्ट आंसर देते जाओ। पाइवोट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, अभी देखते हैं सबके टाइप्स देखते हैं। बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, जो आपका नो मूवमेंट हो रहा था उस मूवमेंट के लिए जो ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज पाइवोट ज्वाइंट। और आपका जो रेडियस अल्लाह एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, अभी हम आप एनिमेशन को अब देखना, एक एक एनिमेशन को जो मैंने सेंड किया हुआ है ग्रुप में व्हाट्सएप पे, वहां पे देखना और इस मूवमेंट को समझना। एंड ग्लाइडिंग बिटवीन द कार्पल्स, ठीक है, बिटवीन द कार्पल्स, जो रिस्ट बना रहा है आपका, रिस्ट पे आप जो मूवमेंट कर रहे हो वो किस वजह से हो पा रहा है? क्योंकि वहां बिटवीन द कार्पल्स जो ज्वाइंट है दैट इज द ग्लाइडिंग मूवमेंट, ग्लाइडिंग करा रहा है वो। एंड सैडल ज्वाइंट बिटवीन द मेटाकार्पल, बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थम्स, पता है आपको जो आपका ऊपर के साइड से नीचे की तरफ आ रहा है पाम वाला, दैट इज द फैलेंजेस के बाद वाला वो है मेटाकार्पल, जो रिस्ट के पास है वो कार्पल है, तो कार्पल एंड मेटाकार्पल के पास जो है दैट इज अ सैडल ज्वाइंट। ये इतने एग्जांपल्स तो आप सबको याद होने चाहिए। हाँ, कुछ क्वेश्चंस पूछा मैंने अभी, कैविटी पूछी थी, ग्लेनार्ड कैविटी, ओके, एंड नी कैप का नेम? पटेला इज नी कैप। बाकी सबको नहीं आ रहा है क्या? सिविल केवल 2 ही स्टूडेंट है जो पढ़ते हैं क्या मेरे से, या वो 2 पढ़ाने के बाद भी अपने से पढ़ते हैं? कुछ तो रीजन है जो वो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन आ रहा है उनमें। मैं तो सेम लेक्चर सबको डिलीवर कर रही हूँ बेटा। बाकियों को क्यों नहीं पटेला का नाम याद आया? ग्लेनार्ड कैविटी का नाम क्यों नहीं याद आ रहा है तुम लोग को? पढ़ाया हुआ है ना? क्या करते हो, वेट करते हो कि अभी तो मैडम पढ़ा रही है, 2-4 दिन मैडम ही बोल ले, उसके बाद हम उठाएंगे ये चैप्टर। फिर हम तो बहुत तिस्मार खाए हैं, मैडम को पढ़ाने में भले ही 8 दिन लग रहा है, हमें तो इसको कवर करने में 8 घंटे में हम कवर करके फेंक देंगे, साइड कर देंगे, और इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या प्रॉब्लम क्या होती है हमें समझ में नहीं आता है। समझ में आया? ये सारे एग्जांपल्स नोट डाउन करो, और अब एनिमेशन को देखो साथ साथ में, मैं यहाँ पे बता रही हूँ इमेज से। पाइवट ज्वाइंट बिटवीन द वर्टिब्री भी आपके पाइवट ज्वाइंट है, और यही वर्टिब्री वाला एग्जांपल्स आपको दिया हुआ है एटलस एंड एक्सिस। एंड यू नो एटलस एंड एक्सिस कौन सी बोन्स हैं, किस वर्टिब्री का पोर्शन है? फास्ट फास्ट करो, मुझे आज ये चैप्टर खत्म करना है, फास्ट आंसर करो। पाइवट ज्वाइंट का एनिमेशन देखो और जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर करो।
एनिमेशन का लोकेशन आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। फर्स्ट वर्टिब्री इज एटलस, सर्वाइकल वर्टिब्री के दोनों पार्ट हैं। फर्स्ट इज एटलस C1 एंड C2 इज एक्सिस। यस मूवमेंट के लिए एटलस एंड नो मूवमेंट के लिए एक्सिस। चलो तो अब देखो, आप यहाँ पे इमेज को ध्यान से देखो। पाइवट ज्वाइंट बिटवीन द वर्टिब्री जो आपको मूव करा रहा है, पाइवट मूवमेंट देखो। और पाइवट के लिए सबसे बेस्ट तो रेडियस अल्ना वाला मूवमेंट है। आप इमेज देखो, उसमें आप देखोगे कि रेडियस अल्ना के ऊपर एक दूसरे के ऊपर पाइवट आधा हाफ साइड कर रहा है, फिर सीधा हर हाफ। दो इमेज भेजे मैंने रेडियस अल्ना के। क्लियर है ये मूवमेंट? ओके। हिंज ज्वाइंट, सबसे सिंपल हिंज ज्वाइंट समझना है। आप एक कॉपी बुक जैसे ओपन करते हो, बीच से वो एक ज्वाइंट में है और आप पूरा ओपन कर सकते हो, पूरा क्लोज कर सकते हो। सेम वे में जैसे आप पूरे घुटने को मोड़ सकते हो, उसी तरीके से पूरे हाथ को आप कंधे तक ले जा सकते हो बीच से, एल्बो ज्वाइंट से। उसी को बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। ओके। अगर आप हाथ में देखो तो किसके बीच में है फिर ये? ह्यूमरस और अल्ना के बीच में। ह्यूमरस एंड अल्ना के बीच में। और आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है हिंज का, नी ज्वाइंट, पटेला वाला। तो नी ज्वाइंट के पास ही वहां पे लिखो एल्बो ज्वाइंट। एनसीईआरटी में मेंशन करो एल्बो ज्वाइंट। नेक्स्ट देखो सैडल ज्वाइंट, लेफ्ट साइड वाला हम करा रहे हैं। सैडल ज्वाइंट सिंपल थंब वाला, जो आप थंब का मूवमेंट करा रहे हो, दैट इज अ टाइप ऑफ सैडल ज्वाइंट। मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में, इसका भी एनिमेशन सेंड किया हुआ है। खुद के पास भी थंब है, उसको मूव करा के देखो। जिस तरीके से वो मूव हो रहा है, वो जो है जो एक झटके ले लेके मूवमेंट को शो कर रहा है, दैट इज द सैडल काइंड ऑफ ज्वाइंट। ठीक है। बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, विदाउट झटके आप जो पूरे हाथ पे, हाथ का ये शोल्डर वाला मूवमेंट, इसको लिखो शोल्डर ज्वाइंट। ह्यूमरस जो ग्लेनाइड कैविटी में फिट है, या सैडल ज्वाइंट, मेटाकार्पल एंड कार्पल दिया है आपको यहाँ पे भी, थंब का एग्जांपल। ठीक है। ह्यूमरस या फीमर जो आपका हिप ज्वाइंट में या ऊपर पेक्टोरल या पेल्विक गर्डल में ज्वाइंट बना रहा है, दैट इज द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। आप बहुत इजीली इसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है। अब उंगलियों में देखो, जो आपके फिंगर है, मेटाकार्पल एंड फैलेंज, फैलेंजेस के बीच में जिस तरीके का आप मूवमेंट करा पा रहे हो, आगे पीछे पूरा ऐसा अंगूठी की तरह नहीं वो मूव हो रही है। इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। देखो, सिर्फ ऊपर सिर्फ नीचे, डायरेक्शन देखो, यहाँ डायरेक्शन देखो, इधर इधर इधर, एंड वापस इधर भी हो सकता है। यहाँ डायरेक्शन देखो, या तो इधर या तो इधर, आप ऐसे मूव करा रहे हो, आगे पीछे। आप दाएं बाएं नहीं करा पा रहे, वो हिल रहा है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन पूरा आप बेंड नहीं करा सकते। जितना आप पीछे करा रहे जितना आप आगे करा रहे, दैट इज द ज्वाइंट बिटवीन मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। प्लेन ज्वाइंट, सिंपल टार्सल वाला ज्वाइंट। अगेन वही पाम की तरह जो ज्वाइंट, रिस्ट के पास जो ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट को आप बोल रहे हो प्लेन ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, facet joints of the vertebrae, hinge joint, elbow, pivot joint, atlas and axis of the spine, and condylar joint wrist में, saddle joint thumb है। condylar joint पूछा जाता है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लिख लो एनसीईआरटी में और एग्जांपल भी लिख लो। इज इट क्लियर? कंप्लीट? ठीक है। यहाँ पे देखो, ये इमेजेस जो स्टार्टिंग में लगाई हुई थी, कल भी दिखाया था, बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट किस तरीके से दिख रहा है। आप यहाँ पे हिंज में देखो, बॉल एंड सॉकेट, सॉरी ये बॉल एंड सॉकेट, फिर आप हिंज में देखो किस तरीके से मूवमेंट है एरो के लिए, और फिर मैंने एनिमेटेड भेजा है, उन सबको मिला के आप देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर ये आपका
पाइवट है। ये अगर इसके ऊपर मूवमेंट, इन दोनों के मूवमेंट को देखोगे तो पाइवट है, इधर से इधर मूवमेंट को देखोगे तो हिंज है, नी वाला हिंज है। क्लियर? पाइवट जो आप रोटेट कर रहे हो, ना कहने के लिए जो मूवमेंट को शो कर रहे हो, एक्सिस और एटलस के बीच में उस ज्वाइनिंग से मूवमेंट हो रहा है, दैट इज द पाइवट ज्वाइंट। एलिप्सॉइडल इज अ टाइप ऑफ, मतलब सैडल इज अ टाइप ऑफ एलिप्सॉइडल ज्वाइंट। जो आप थंब का बोल रहे हो उसको एलिप्सॉइडल से भी पूछ सकता है, ये भी टर्म नोट डाउन करो, ठीक है? सैडल इज अ टाइप ऑफ एलिप्सॉइडल ज्वाइंट। इज इट क्लियर? फिर बॉल एंड सॉकेट आपका हिप में दिख रहा है। हिंज, एलिप्सॉइडल, सैडल, ग्लाइडिंग, एवरीथिंग इज, अब जो आप कार्पस का मूव, जो रिस्ट का मूव कर रहे हो वो भी एक टाइप का एलिप्सॉइडल है। तो कार्टिलेज एंड ध्यान से देख लो, फिर से एक बार बता रहे हैं तुम्हें, कार्टिलेज एंड कॉन्डिलॉइड are the modified ellipsoidal joint। बस इतनी कहानी है। 98% चांसेस है जो एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वहीं से मैच द कॉलम या करेक्ट जॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और अभी लास्ट ईयर 2020 में आया हुआ है, लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट पोर्शन का, दैट इज द डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में भी आपको बियॉन्ड द एनसीईआरटी जाने की बहुत नीड नहीं है। सिंपल जो डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं उन डिसऑर्डर के टाइप्स, किस तरीके की वो डिजीज है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और उस डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब आपने जो चैप्टर पढ़ा हुआ है बेटा, इसमें दो चीजें आपने देखी थी। डे 1 को ही मैंने इंट्रोडक्टरी में बोला था, जब आप डिसऑर्डर्स देखोगे तो आप दो तरीके के डिसऑर्डर्स देखोगे, either related by muscles or related by bones। ठीक है, मसल्स की नॉर्मेलिटी चेंजेस हो रही हैं, एनीथिंग एबनॉर्मल विद द मसल मस्कुलर डिसऑर्डर, एनीथिंग एबनॉर्मल विद द बोन्स बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाएगा। इज इट क्लियर? इस चैप्टर में आपको रेगुलेशन वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है। तो डिसऑर्डर देखते हैं। फर्स्ट जो दिया हुआ है दैट इज द मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस, इसका टर्म तोड़ लो। माया मीन्स हो जाता है, जैसे मायो मीन्स मसल्स, तो माया मीन्स मसल, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। स्थीनिया, एस्थीनिया कैसे करते हैं ना अपन, सुन्न कर दे रहे हैं किस चीज को, ठीक है? तो उसी तरीके से एस्थीनिया मतलब क्या हो गया, वीकनेस, मसल्स की वीकनेस। ग्रेव, समाधि बन गई। क्लियर? ग्रेविस, दिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर पूछ सकता है मैच कॉलम या अकेले। मायस्थीनिया, और अभी जो बच्चे पेपर दे रहे हैं फुल पोर्शन, उसमें ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो वो फुल पोर्शन टेस्ट दे रहे हैं एलन के, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और जो वो अपना कैप्सन का भी फुल पोर्शन टेस्ट दे रहे हैं कोटा से जो कंडक्ट हो रहा है, मैंने पेपर नहीं बनाया है, मैं क्लियरली बता देती हूँ उनको भी और तुम लोग को भी बता रही हूँ। वो सब तुम्हारे प्रैक्टिस टेस्ट है, मेरा काम है पढ़ाना। हो सकता है किसी को डाउट आ जाए कि मैम अपने पढ़ाई में से ही क्वेश्चन तो बनाएगी, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। हम पढ़ा दिए तो उसके बाद कहीं के भी क्वेश्चन आए आपसे सॉल्व होना चाहिए। तो मायस्थीनिया ग्रेविस डायरेक्ट पूछेगा और ढूंढोगे कि हाँ कहीं तो एनसीईआरटी में था, तो फिर भूल जाओगे। ध्यान रखना है ये डिजीज वाले पोर्शन के चीजों को एक चार्ट बना लोगे तो मोर बेटर है, नहीं तो आप हर चैप्टर के एंड में लिख ही रहे हो, उसको हाईलाइट कर लो, उसको पढ़ते रहो, तो आपका रिवीजन चलता रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कैसी डिजीज है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब जब यहाँ पे आ गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए एसिटाइल कोलामीन वाला ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, न्यूरोट्रांसमीटर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सिनेप्सिस पे
ट्रांसमिट कर रहा था कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में, एंड टी ट्यूब्यूल के थ्रू सारा न्यूरो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वो ट्रैवल किया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन को बाहर लाया, और वो कैल्शियम आयन हेल्प कर रहा था ट्रोपोनिन की पोजीशन को ट्रोपोनिन से बाइंड करके उसका कन्फर्मेशन चेंज करके, जिसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन लूज हो गया। अच्छा मनाली, तुम्हारा एक क्वेश्चन तक कहीं पे लिखा हुआ है ट्रोपोनिन है जो कि एक्टिव साइट को कवर करके रखा है, ट्रोपोमायोसिन नहीं है। आपको समझना होगा कि एक्टिव साइट पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पे, एफ एक्टिन पे। ठीक है, एफ एक्टिन के ऊपर जो थ्रेड था वो है ट्रोपोमायोसिन। सुन लो, सभी को आना चाहिए था ये वाला प्रॉब्लम। वो है ट्रोपोमायोसिन। अब ये एक्टिव साइट तो कवर तो है ट्रोपोमायोसिन से, लेकिन इसको इस जगह पे फिक्स करने वाला प्रोटीन कौन सा है, वो है ट्रोपोनिन। तो आपको दोनों में प्रायोरिटी देना पड़ेगा, तो ट्रोपोनिन को ही दोगे, क्योंकि जब तक ट्रोपोनिन नहीं हटेगा तब तक ट्रोपोमायोसिन लूज नहीं होगा, स्टेपलर को हटाना पड़ेगा। दैट्स वाई वहां पे आंसर में आपको ट्रोपोनिन दिया हुआ है। इज इट क्लियर बच्चा? एमसीक्यू सॉल्व किए होगे तो ये क्वेश्चंस तुम लोग को सबको मिला होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी मेथड में जो कैल्शियम का और ये जो ट्रांसपोर्टेशन का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा था, यही वाला प्रोसेस पूरा प्रॉपर नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि कॉन्ट्रेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अपना ही इम्यून सिस्टम इसके जो रिसीव करने के लिए एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स थे, आपके सार्कोलेमा के ऊपर जो रिसेप्टर्स थे उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है, उन रिसेप्टर्स को कुछ रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया। दैट्स वाई ये जो सिग्नल ट्रांसपोर्ट हो रहा था ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ रिलैक्स कर रहे हैं और कुछ फंक्शन रुक चुका है, उसी को आप कह रहे हो मसल्स वीकनेस। क्लियर? और ये रिवर्स नहीं हो सकती क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज है। ग्रेव, ग्रेव मतलब खत्म, ग्रेवयार्ड सुना है ना, कब्रिस्तान, उस तरीके से स्ट्रक्चर की वो पोर्शन खत्म हो चुका है। ठीक, इसके सिम्टम्स, क्योंकि ये धीरे धीरे स्टार्ट होगा, डे 1 में ही ऐसा नहीं हो जाएगा कि पूरा हो जाए, पूरा ही मसल्स खत्म हो रखा है। तो आप ऊपर जब सुबह सुबह जो भी पर्सन इससे डिजीज से इफेक्टेड रहेगा वो उठेगा तो ठीक है, उसकी मसल्स सब रिलैक्स कर रखी हैं इसलिए उसको फाइन फाइन फीलिंग होगा। लेकिन जैसे जैसे वो अपना दिन भर मसल्स को यूज कर रहा है उसको वीकनेस फील होती जाएगी, एंड उसके बाद वो रिपीटेटिव एक मूवमेंट को भी दिखा सकता है। कोई इससे स्ट्रक्चर, जैसे तुमने इसमें खैर कई डिजीज आ जाती है, किसी को गर्दन हिलाते देखा होगा, अनकॉन्शियस माइंड से वो गर्दन को मूव करा रहा है, तो इस तरीके के कुछ रिपीटेटिव मूवमेंट भी होते हैं। ऑल्दो आई क्लियर यू कि वो अलग अलग डिजीज के कॉम्बिनेशन है, बट मसल्स के पोर्शन से आप देख रहे हो तो ये होगा। ओके, इसी का एक एग्जांपल है यहाँ पे, आई साइट, आई बॉल की जो पोजीशन है उसमें भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा लॉकुलर मसल्स जो हैं जो उसको होल्ड करके रखी हैं वो मसल्स प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, तो एक टिल्टेड सा आई विजन जैसा उनका स्ट्रक्चर दिखता है। और इसका फिर अफेक्ट पड़ता है कि बंदा को, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, उसको एक डबल विजन जैसा स्ट्रक्चर दिखने लगता है जिसको बोलते हैं डिप्लोपिया। ओके, तो एक लाइन लिखा है एनसीईआरटी में, थोड़ा सा उसका डिटेल पढ़ना है, पूछी जाती है क्योंकि ये डिजीज बार बार रिपीटेडली पूछी गई डिजीज है। देखोगे तुम लोग तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके सिम्टम्स में ड्रूपिंग मेन सिम्टम है। ड्रूपिंग मीन्स कोई लूज मसल्स है जो अब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पा रही है, पूरा नहीं मिल रहा, तो उस साइड का पोर्शन उसका झुका हुआ दिखेगा। जैसे ये आई ड्रूपिंग हो गया, ये लिप्स ड्रूपिंग हो गया। क्लियर? स्मूथिंग आउट ऑफ फोरहेड, आई ड्रूपिंग, ड्रूपिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ, ये उसके सिम्टम्स दिखेंगे कि उस पर्टिकुलर पर्सन में एक तरीके से पूरा मस्कुलर स्टिफनेस खत्म हो गया। क्लियर? तो इस जगह की पोर्शन की मसल्स ग्रेव चली गई हैं, जा चुकी हैं, अब वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन में रोल नहीं प्ले कर रही हैं। कुछ रिसेप्टर्स ओपन है जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि अभी इसी का लेवल बढ़ा दो तो वो पूरा का पूरा पैरालाइज्ड हो जाएगा बंदा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर वो मूव नहीं कर पाएगा।
तो यहाँ पे मूवमेंट है, यहाँ सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर एक ड्रूपिंग वाला सिस्टम आ रहा है, उसका एक पोर्शन झुक रहा है, वहां मसल्स की स्टिफनेस खत्म हो रही है। फर्स्ट नोटिसेबल सिस्टम इज वीकनेस ऑफ द आई। आई की साइज छोटी हो जाएगी, आई की मसल्स पूरी तरीके से आंखें नहीं खुलेंगी, इस तरीके से उसको ड्रूपिंग ऑफ आई कहते हैं। मसल्स डिफिकल्टी इन swallowing एंड slurred स्पीच में आल्सो बी फर्स्ट साइन। अब इट डिपेंड्स कि वो मसल्स कहाँ पे है जिस पे अफेक्ट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स बदल जाएंगे। Muscles that control eye and eyelid movement, facial expression, chewing, talking and swallowing becomes weaker. धीरे धीरे वो सभी वीक होती रहेंगी। The muscles that control breathing and neck and limb movement can also be affected. तो it is dependent on कि किस लेवल की, किस जगह की, किस लोकेशन की मसल्स में ये अफेक्ट हो रहा है। जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे बॉडी में एक साथ हो जाए। तो दैट इज रिलेटेड टू मायस्थेनिया ग्रेविस। सिंपल आपको समझना है, दिस इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसमें न्यूरल सिग्नल को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स के ऊपर खुद ही के, देखो ऑटो इम्यून है मतलब खुद का एंटीबॉडी आके उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। मैकेनिज्म समझो, कुछ नहीं रटना पड़ता है। फिर एंटीबॉडी ने अगर इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया है, तो ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर था। रिसेप्टर का मतलब ये है जो रिसीव करे। एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, इसको रिसीव करने वाले रिसेप्टर के ऊपर एक कैप लगा हुआ है, वो कैप हमारे ही एंटीबॉडी का है। दैट्स व्हाई ये डिजीज क्या हो गई, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गई। अब किसी को अगर इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आएगी। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहीं से टीट्यूब्यूल से पूरी कहानी स्टार्ट हुई थी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की, सार्कोमियर के मूवमेंट की, तो ये कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी कि जब सिग्नल ही कम रिसीव, अब यहाँ पे जैसे 3 में से 1 फ्री हो गया जो रिसीव कर रहा है, तो एक के ही सिग्नल के अकॉर्डिंग अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा। इसको इतने सिग्नल, 3 सिग्नल, जस्ट इमेजिन कि तीन सिग्नलिंग रिसेप्टर इसको रिसीव कर रहे थे, तब वो प्रॉपर मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कर रही थी। नाउ ये तो मोर देन 50% हो चुका है जो रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, तो अब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पे अफेक्ट आ जाएगा। इज इट क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा पूछना, दोबारा बता देंगे। तो नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइलकोलिन को जो रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स थे सार्कोलेमा के ऊपर होंगे रिसेप्टर्स, उन रिसेप्टर्स से हमारे ही एंटीबॉडी आके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिए हैं, तो वो रिसेप्टर्स एसिटाइलकोलिन को रिसीव नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। दैट्स व्हाई एक रिड्यूस ट्रांसमिशन हो रहा है जिससे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पे अफेक्ट होगा एंड द डिजीज इज myasthenia gravis which results due to the weakening of muscles. सेकेंड डिजीज, ये मेरे थीसिस का भी पार्ट रही है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, जब आप पाव वाली मूवी का प्रोजेरिया की बात करते हो तो यू कैन क्लियरली सी कि उसको जो एक्टिंग की थी अमिताभ बच्चन ने, छोटा सा बच्चा एक जो बूढ़े की तरह अपीयरेंस को शो कर रहा है, इट मीन्स कि उसके बोन्स में कुछ हो रहा है, क्योंकि वो एक सिंड्रोम की तरीके से है, कई सारी डिजीज है उसमें, तो उसमें जो मसल्स के पोर्शन से डिजीज होती है दैट इज द मस्कुलर डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एंड दिस इज द टाइप ऑफ जेनेटिक मस्कुलर डिसऑर्डर। इसमें भी बहुत सारे प्रोटीन्स और जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए रिजल्टेंट है, जिनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती है। क्योंकि मैंने रिसर्च किया हुआ है तो आई नो कि इसका लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। जीन्स की कोडिंग से, जीन्स ऐसे हैं जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले जीन्स हैं, उन जीन्स में डिफेक्ट हो गया तो उससे क्या हुआ, उसकी मसल्स इस तरीके से वीक हो गई हैं कि जैसे वो बड़े बुजुर्गों की मसल्स हैं। तो दैट इज द muscular dystrophy. This is one of the disease of the हचिनसन डिजीज का मतलब आप जो प्रोजेरिया देख रहे हो ना पाम मूवी में अमिताभ बच्चन ने किया है, उसमें मस्कुलर लेवल पे जो प्रॉब्लम हो रही है दैट इज द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आपको क्या देगा ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वो ऑटोइम्यून डिजीज है मायस्थेनिया ग्रेविस एंड दिस इज द जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, इसमें क्या होगा, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। आप देख रहे हो टाइम के साथ एक वीक मसल्स हो जाती हैं, ओल्ड लोगों का धीरे धीरे किसी का मूवमेंट भी रुक जाता है, कई सारी प्रॉब्लम होती है। इट मीन्स कि जो टाइम के साथ हो रहा था वो यहाँ पे ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर पहले ही हो गया, अर्ली एज में सिम्टम्स दिख रहा है।
तो नॉर्मल मसल्स दिख रही है, बाइसेप ट्राइसेप, यहाँ पे आपको एबनॉर्मल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की मसल्स दिख रही है, जिसके साइज में यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंसेस। अगेन आई रिपीट कि इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट मीन्स कि इसको रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो जीन में म्यूटेशन, जीन में चेंजेस से हो रहा है। अब हम आपको जेनेटिक्स के टाइम में ये एक बार फिर से याद दिलाएंगे। अभी आप इतना समझ लो कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल में, XX और XY, तो ये एक्स क्रोमोसोम पे होने वाला जीन है जो कि इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें एबनॉर्मल होता है। तो यू कैन क्लियरली सी वन पैटर्न कि अगर ये एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि हमेशा मेल को बनाने के लिए मदर जो होती है वो एक्स क्रोमोसोम देती है और फादर से वाई क्रोमोसोम आ रहा है, तो अगर इसको बाय चांस एक क्रोमोसोम आना ही है और मदर को अगर ये डिजीज हुई, ठीक है, पहले तो ये रेसेसिव होती है, मतलब जब दोनों पे आएगा, ये रेसेसिव का मतलब दोनों एक्स पे डिजीज होंगी, दोनों एक्स पे जीन एबनॉर्मल होगा, तब ये डिजीज एक्सप्रेस होती है। मैं जेनेटिक्स नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन जितना बता रही हूँ उतना समझने की कोशिश करूँ तो डिजीज का पैटर्न समझ में आएगा। पढ़ना है ही अभी 2 चैप्टर के, 4 चैप्टर के बाद आ ही जाएगा जेनेटिक्स। तो आप देखो कि XX है तो मदर इन्फेक्टेड होगी, मदर को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी, क्लियर। लेकिन एक एक्स है मतलब मदर को है नहीं, लेकिन उसके पास जीन है। अगर ये जीन बाय चांस इससे, इस मदर का तो बच्चा हमेशा डिजीज्ड होगा, इस मदर का बच्चा हमेशा डिजीज्ड होगा, क्योंकि ये चाहे ये एक्स दे चाहे ये एक्स दे, डिजीज वाला एक्स आ जाएगा, तो मेल के चांस इसमें डिजीज के हायर होते हैं कंपैरेटिव टू फीमेल। ओके, अब हेल्दी पेरेंट है, समझना फिर से, मदर कैरियर है, फादर नॉर्मल है, तो मदर के पास एक कॉम्बिनेशन के चांस, एक बेटी के कॉम्बिनेशन के चांसेस ये हैं, ये बेटी हेल्दी रहेगी, ठीक है। एक बेटी के कॉम्बिनेशन के चांसेस ये हैं, ये बेटी भी हेल्दी रहेगी, कैरियर हो गई। तो बेटी में चांसेस तभी होंगे जब ये डिजीज वाला फादर यहाँ पे आएगा, तभी बेटी में कॉम्बिनेशन के चांसेस हैं कि वो एक्स एक्स दोनों डिजीज वाले आ जाए। ये बेटी, ये फीमेल होगी, इसके पास डिजीज कंडीशन होगी। आई डोंट नो कितना ये समझ में आया, बट मैं पैटर्न समझा रही थी कि किस तरीके से ये डिजीज ट्रेवल हो रही है, तो इसमें आपको क्लियर रहे एक बात कि ये एक्स क्रोमोसोम पे होने वाली डिजीज है। तो एक्स क्रोमोसोम, दोनों एक्स क्रोमोसोम जब डिजीज होंगे तभी ये फीमेल में आता है। दैट्स वाई फीमेल में इसके चांसेस कंपैरेटिवली टू मेल कम दिखते हैं, लेकिन अगर मदर इफेक्टेड है तो देयर इज 100% गारंटी कि उसका बेटा जरूर इफेक्टेड होगा इस डिजीज। ये इस तरीके का जेनेटिक पैटर्न होता है, दैट्स व्हाई दिस डिजीज इज नोन एज जेनेटिक डिसऑर्डर। अर्ली एज में आपको कोई भी मिनिमल सिम्टम्स दिखेंगे या बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ग्रोथ होगा, बच्चे को खड़े रहने में, चलने में, फिरने में प्रॉब्लम रिपोर्टेड होगी। अब आप यहाँ पे देखो, इसका एक टाइप है डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यहाँ पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। एक टाइम के साथ इसका अफेक्ट दिखेगा, बच्चा नॉर्मली जब बॉर्न हुआ था तब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे उसके खेलने चलने फिरने की एक्टिविटी को अगर रीड करेंगे तो वहां पे एक चेंज दिखेगा। जो चेंज मस्कुलर वीकनेस की वजह से है, नॉट प्रॉपर ग्रोथ की वजह से है, उसमें एक चेंजेस आता जा रहा है और उससे वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉफी की तरफ बढ़ेगा। एक टर्म नोट डाउन करना यहाँ पे, गोवर्स साइंस, एएफएमसी में पूछा गया है गोवर्स साइंस। गोवर्स साइन क्या इंडिकेट करता है? दैट इज द अर्ली सिम्टम ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें बच्चा खेलते वक्त, उठते वक्त अब धीरे धीरे घुटनों को पकड़ के उठने लगता है, तो ये साइन है कि देयर मे बी चांसेस कि उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो और वो आने वाले 4-5 साल में बढ़ता हुआ फिर सिम्टम दिखेगा, क्योंकि दैट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये अपना असर दिखाते ही दिखाते हैं। ओके, इज इट क्लियर? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्लियर है? क्योरेबल नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर क्योरेबल बहुत कम है, जिनके क्योर सिर्फ जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी से हैं, या जो भी जीन की वजह से है अगर आप उसको रिवर्स कर सकते, ये सब तो क्योरेबल नहीं है, ये सब रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है
जो कि कहीं 10 लाख लोगों में किसी एक में दिखेगी अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी। ये सिम्टम्स जो बता रहे हैं ये कुछ अदर फैक्टर्स के भी हैं, कुछ अदर बोन्स डिजीज के भी फैक्टर हैं, दैट इज द सिम्टम्स। लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा तो वो क्योरेबल नहीं होगा। नाउ एक दूसरी डिजीज है जो कि टिटनस के साथ कंफ्यूज करती है, और यहाँ पे टर्म दिया हुआ है टिटेनी। तो हमेशा एग्जामिनर इसको बेवकूफ बना के क्वेश्चन करता है कि ये क्या डिजीज है, और बीच में आपको बैक्टीरियल डिजीज दिया रहेगा जो कि टिटनस का एग्जाम्पल होता है, और बच्चे इसको क्लिक करके आ जाते हैं। बट टिटेनी इज द रैपिड स्पाज्म मस्कुलर डिजीज है ये, जो कि रैपिड स्पाज्म को शो कर रही है, और स्पाज्म के बाद अब इसको समझो तुम लोग, वो रिलैक्स नहीं हुआ, ठीक है, स्पाज्म हुआ, वहां पे कॉन्ट्रेक्शन हुआ, लेकिन रिलैक्स नहीं हो पाया, तो उससे क्या वो पोर्शन टेढ़ा रह जाएगा। इसको भी यू कैन रिलेट विद द पैरालिसिस। जिसको बहुत मेडिकली चीजों को डिफ्रेंशिएट करना नहीं पता है, वो लोग नॉर्मल गाँव में ऐसा हाथ टेढ़ा इसका कॉमन सिम्टम्स है, तो वो बोलते हैं कि अरे उसके हाथ में लकवा मार गया है, उसका हाथ सीधा नहीं होता है। दैट इज एक्चुअली नॉट द पैरालिसिस, वो एक पोर्शन है, एक पोर्शन वहां का रैपिड स्पाज्म होके वो कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पा रहा है, और ये क्यूरेबल है। इसमें कैल्शियम आयन की एक्चुअली कमी की वजह से, और फिर तुम्हें पता है कि कैल्शियम आयन भी वैसा ही है जैसे किडनी प्यारा सा ऑर्गन है, और वो धीरे धीरे बहुत उसको एबनॉर्मलिटी उसके साथ करोगे तभी किडनी किसी की खराब होती है। उसी तरीके से कैल्शियम हमारे बॉडी में खुद ही भरा हुआ है बोन्स के अंदर। अगर आप कैल्शियम की सप्लाई नहीं मेंटेन कर रहे हो, कोई भी पर्सन अपनी बॉडी में कैल्शियम की सप्लाई नहीं मेंटेन किया है, तो बॉडी को जिस चीज की नीड है, लाइक अ मोबिलाइज्ड एलिमेंट, याद है मोबिलाइज्ड एलिमेंट जो मूव कर सकते हैं, तो बॉडी अपनी ही बोन्स से वो कैल्शियम आयन को लेगी, क्योंकि उसको पता है कि उसके, जैसे तुम्हें पता है तुम्हारे घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है, तो तुम खत्म होने के बाद वो चीज वहां से लोगे। जैसे किचन का ही कुछ लोग कि छोटे बॉक्स में शुगर रखा है, और फिर कहीं बड़ा शुगर का स्टोरेज भी है, तो जब छोटे बॉक्स का शुगर खत्म होगा तो आप बड़े वाले बॉक्स से उसमें ट्रांसफर करते हो। सेम वे में आपकी बॉडी में कैल्शियम का स्टोरेज कहाँ पे हो रखा है, बोन्स के अंदर। समझना हम क्या बता रहे हैं। इसके अलावा भी कैल्शियम आपकी बहुत सारी मैकेनिज्म में, न्यूरल सप्लाई में, इन सभी जगहों पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन में। तो वो आपको डाइट के थ्रू फुलफिल होना चाहिए, न कि वो आपकी बोन्स जिसको बनाने में कैल्शियम आपने बचपन में दे दिया है उस बोन से ले। तो इसका ट्रीटमेंट इसलिए है क्योंकि इसका रीजन है कैल्शियम का लो लेवल, और अगर इसको ट्रीट किया जाए प्रॉपर, इसका कोर्स लिया जाए, तो इसको इस स्पाज्म वाले पोर्शन को रिवर्स किया जा सकता है। तो दैट इज अ टिटनिंग। अलग अलग इसमें आपको दिख रहे हैं इमेजेस, जहाँ पे रैपिड कॉन्स्ट्रक्शन, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा, एक वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन उसके बाद रिलीज होने में, वो कॉन्ट्रैक्शन को नॉर्मल होने में एबनॉर्मलिटी आएगी। इज इट क्लियर? इसमें आपको एनसीईआरटी में मेंशन है रैपिड स्पाज्म, ये वर्ड याद रखना है। मसल्स में है, ये वर्ड याद रखना है। बोन्स का प्रॉब्लम नहीं है ये। और लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन बॉडी, तो दैट्स वाई आपको कैल्शियम की मैकेनिज्म याद होनी चाहिए, फिर से वही ट्रोपोनिन वाली। ओके, व्हाट इज इट? मसल क्रैम्प, स्पाज्म और ट्रेमर्स, जो आपको मरोड़, एक मुड़ गया तो सीधा नहीं हो रहा है, दैट इज कैन अकर एनीवेयर, फेसेस, फिंगर, काल्स, ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल। और इसको आप एक और टर्म देते हो, हाइपोकैल्सीमिया। इज इट क्लियर? हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम कंसंट्रेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ध्यान रखो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कैल्शियम का लेवल डाउन हो चुका है। अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी अफेक्टेड होगा, मस्कुलर सिस्टम भी अफेक्ट होगा। सेंडिंग इम्पल्सेस टू स्केलेटल मसल। आप देख रहे हो इमेज को, न्यूरो वाले इमेज को देखना, जो फर्स्ट पहली बार दिखा था, वहां पे मैंने आपको वो जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था, उसमें न्यूरो वाले पोर्शन में भी आपको कैल्शियम आयन दिख रहा था, मस्कुलर वाले पोर्शन में भी कैल्शियम आयन दिख रहा था। इट मीन्स कि ये नर्वस सिस्टम में भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स में रोल प्ले कर रहा है, एंड मसल्स में तो कर ही रहा है, तो दोनों ही अफेक्टेड हो जाएंगे। Calcium imbalance disease that causes extended periods of spasm in the arm and leg muscles.
डू नॉट सबसे कॉमन इसका आर्म में इम्पैक्ट देखा जाता है, आगे वाला पाम वाले पोर्शन में, रिस्ट वाले पोर्शन से पाम वाले में। डू नॉट कंफ्यूज दिस विद द बैक्टीरियल डिजीज टिटेनस, जो कि कॉज होता है, लिख लो बैक्टीरिया का नाम, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, सॉरी टिटनस कॉज करेगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, टिटेनाई, this is the bacteria which causes tetanus, okay? Clostridium botulinum कॉज करता है फूड पॉइजनिंग। ये कवर होगा आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, बट ये आपको ध्यान रखना है कि इसको कंफ्यूज नहीं करना है, टिटेनी पूछ रहा है या टिटेनस पूछ रहा है, एकदम अटेंटिव होके क्वेश्चंस को ध्यान से। नाउ नेक्स्ट है टिटनस का ही एक एग्जांपल है, टिटनस और टिटेनी को डिफरेंट अगर आप समझो तो टिटेनस को हम लोग बोलते हैं बो डिजीज, ठीक है? इसमें भी मस्कुलर स्पाज्म होता है, लेकिन मस्कुलर स्पाज्म जैसे डेड होता है पर्सन, एकदम डेड का टाइम उसका आ जाता है, तो इतना तेज स्पाज्म होता है कि उसकी डेड बॉडी जो होती है वो एक धनुष शेप में कन्वर्ट हो जाती है। ये एंड ऑफ टिटेनस है, ठीक है? और ये रियल जैसे कहते हैं ना पोर्ट्रेट बनाया जाता है, रियल एक पोर्ट्रेट है, एक सोल्जर है उसकी डेथ के टाइम का, तो डॉक्टर ने उसको ड्रॉ करवाया था 1809 में, एंड दिस पोर्ट्रेट इज वेरी फेमस। जैसे मोनालिसा का पोर्ट्रेट फेमस है ना, उसी तरीके से ये पोर्ट्रेट भी फेमस है। इज इट क्लियर? तो ये जस्ट कंपैरेटिवली एक नॉलेज है आपको, ये टिटनस का है, नॉट टेटनाई का नहीं है। अब नेक्स्ट डिजीज आती है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस सभी ने कॉमन सुन रखा है, बोन का कोई भी डिजीज हो सारे ज्ञाता यही बोलेंगे वो आर्थराइटिस है। इट मीन्स कि अब हम मसल से आगे किसकी तरफ, बोन्स की तरफ। आर्थराइटिस के भी टाइप हैं, एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस जो आपको कॉमन ध्यान में रखना है, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कॉमनली होता है, कार्टिलेज में अफेक्ट आ गया है, क्लियर? आइटिस मतलब यू नो इन्फ्लेमेशन, तो ज्वाइंट के पोर्शन में इन्फ्लेमेशन है। वो कैसे इन्फ्लेमेशन होगा, जब वो दोनों एक दूसरे पे स्लाइड कर देंगे बोन्स, और उनके बीच का जो आपका, जैसे देखो यहाँ पे ब्लू कलर का आपको दिख रहा है बढ़िया सा पटेला रीजन में ही आप इसको फील कर सकते हो। ये बढ़िया ज्वाइंट है, ज्वाइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड है, कार्टिलेज है, और ये फ्रिक्शन से बचा रहा है, लेकिन ये डैमेज हो गए तो वहां पे बोन्स आपस में रब करने लगे, बोन्स आपस में रब करेंगे तो बोन्स डैमेज होंगे। तो एक तो नॉर्मल है जिसमें अपना सिस्टम नहीं इन्वॉल्व है, वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक है हमारा ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अगेन इसका भी नाम ध्यान रखना है, और दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज, क्लियर? आर्थराइटिस इज द स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ वन और मोर ऑफ जॉइंट्स। हो सकता है एक जॉइंट्स में हो सकता है आर्थराइटिस का पेशेंट को बहुत सारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगा। द मेन सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस आर जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस, अकड़ गया, ठीक है? ऐसे पेशेंट्स को सुबह सुबह बहुत दिक्कत होती है, जब अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस चलने स्टार्ट होता है उनको पूरा उनको पता नहीं चलता है, तो उनको सुबह सुबह बहुत पेन होता है, अपनी बॉडी की स्टिफनेस को हटाने में बहुत टाइम लगता है सुबह सुबह, फिर वो मूवमेंट करते हैं तो थोड़ा दिन नॉर्मल नॉर्मल जाता है, वो बहुत देर एक जगह बैठ जाए तो उठे तो फिर उनको प्रॉब्लम होता है। और ये भी एजेड पर्सन आसपास तुम देखो तो उनमें कॉमन डिजीज है which typically worsen with the age. The most common types of arthritis are osteoarthritis and rheumatoid arthritis. ठीक है, क्लियरली आप देखो इमेजेस, डिफरेंस को समझो। रूमेटाइड मतलब अपना ही सिस्टम वहां के साइनोवियल फ्लूइड को इन्फ्लेमेशन कॉज कर दिया, कार्टिलेज को खा रहा है, मतलब उस पर अटैक कर रहा है, दैट काइंड ऑफ आर्थराइटिस इज रूमेटाइड आर्थराइटिस। और एक टाइम के साथ अगर वहां पे साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज में इश्यू आ रहा है, दैट विल बी द ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो मेनली आपको जो रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है उसमें अगर डिफरेंस की बात करो तो यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन रिपोर्टेड होता है, ठीक है? मतलब साइनोवियल फ्लूइड को कैविटी को बनाने वाली जो मेम्ब्रेन है
वहां पे अफेक्ट दिखेगा। अब ये बड़ा प्यारा इमेज है जिसमें एक ही इमेज में दोनों आर्थराइटिस को शो किया हुआ है। यू कैन क्लियरली सीन हियर कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें एक मेजर डिफरेंस आपको दिख रहा है, दैट इज द swollen inflamed synovial membrane। क्लियर? कार्टिलेजनस फैट दोनों में डैमेज है, बोन्स पे अफेक्ट दोनों में आ रहा है क्योंकि बोन्स अब एक दूसरे के ऊपर रगड़ लेंगे, रगड़ फ्रिक्शन उनके बीच का हो रहा है, ठीक है, तो वो बोन्स के टिश्यू को डैमेज कर रहा है। इसी को बोलते हैं बोनी एल्काइलोसिस। ये भी टर्म नोट डाउन कर लेना, बोनी एल्काइलोसिस, ठीक है, बोन्स का डैमेज होना। ओके, ये आपको दिख रहा है नॉर्मल और आर्थराइटिस के बोन्स में डिफरेंस। ये साइनोवियल फ्लूइड से रिलेटेड बोन्स के डिसऑर्डर्स हैं बेटा। नाउ नेक्स्ट है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोसाइट्स आर द सेल्स व्हिच आर द बोन सेल्स। ओस्टियोफाइब्रोब्लास्ट से फॉर्म होते हैं ओस्टियोसाइट। पहले बहुत क्वेश्चंस आते थे, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे, यहाँ पे किस तरीके से उनका लैमिना बन रहा है, क्या उनकी मैट्रिक्स है, लैकुना क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। अब उस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी मैं एक एडिशनल लेक्चर बहुत बाद में जब सारा कोर्स खत्म हो जाएगा तो रिलेटेड टू बोन मैट्रिक्स एक क्वेश्चन एक लेक्चर लूंगी मैं, क्योंकि वो पोर्शन भी जानना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का रेंज अब वहां से नहीं आता है, तो आप बस ये समझो कि एक बोन मैट्रिक्स मतलब बोन के टिश्यू का अरेंजमेंट है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप का ब्लड का सप्लाई है। जिस तरीके से आपने हेपेटिक ट्यूब्यूल को पढ़ा था, हेपेटिक वेन्स, आर्टरी, उस तरीके का पूरा एक वहां पे सप्लाई मेंटेन किया जाता है। अब वो मैट्रिक्स अगर वहां से वहां पे जो डेंसिटी ऑफ बोनी सेल्स है, बोन की पूरी जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे डिजेनरेट हो रही है, कम हो रही है, तो वो वहां पे पोर बना देंगे। तो सिंपली यू कैन रिलेट कि एक हेल्दी बोन होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, एक ओस्टियोपोरोसिस वाला होगा, नेम इंडिकेट कर रहा है बोन के अंदर पोर, ठीक है। ऑल्दो जो मैट्रिक्स होती है वो पोरस होती है। तो आपको यहाँ पे इमेज देखो आप ध्यान से, तो फर्स्ट इमेज भी आपको जो हेल्दी बोन की है वो भी पोरस ही दिख रही है, लेकिन ओस्टियोपोरोसिस में यू कैन क्लियरली सी कि साइज ऑफ पोर्स बढ़ गए हैं, डेंसिटी ऑफ मैट्रिक्स जो है वो लूज हो गई है, मतलब डेंसिटी ऑफ मैट्रिक्स लो हो चुकी है, डेंसिटी हाई है। समझना है, इसी को समझने के लिए थोड़ा सा मैट्रिक्स आना चाहिए आपको। So this is again bony disorder, age-related disorder characterized by decreased bone mass and increased chance of fracture। अब किसी चीज की स्ट्रक्चर पोरस हो चुका है, तो अगर कोई बंदा है जो ओस्टियोपोरोसिस के साथ है और जो नॉर्मल बोन के साथ है, एज दोनों की सेम है, दोनों को धक्का दे दो तो किसके में फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी कम है। तो ओस्टियोपोरोसिस वाले बंदे की फ्रैक्चर के चांस ऑफ फ्रैक्चर इज हाई। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ये भी। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो मीन्स बोन्स की सेल, ओस्टियोसाइट लिख लो कहीं पे, ओस्टियोसाइट। ये साइड टिश्यू में मैंने लिखवाया भी है। कॉन्ड्रोसाइट, कार्टिलेजनस को फॉर्म करने के लिए जो सेल होती है वो कॉन्ड्रोसाइट्स होती है, बोन को बनाने वाली ओस्टियोब्लास्ट से जनरेट होती है ओस्टियोसाइट मैच्योर से, ठीक है। अब इन सेल्स का धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो रहा है, वहां टिश्यू जो हो गया वो लूज हो गया, दे फॉर्म द पोर, बोन्स में बनने वाले पोर की वजह से, डेंसिटी डाउन होने की वजह से जो डिजीज हो रही है, दैट इज ओस्टियोपोरोसिस। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, अगेन इसमें कैल्शियम डिफिशियंसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यू कैन क्लियरली से डिफरेंट मैट्रिक्स, डिफरेंट डेंसिटी ऑफ बोन, 1 2 3 4। तो आप देख रहे हो एक नॉर्मल बोन्स धीरे धीरे, ये ऐसे ऑल ऑफ सडन होने वाली कोई डिजीज नहीं है, एक टाइम के साथ, तो एज रिलेटेड डिसऑर्डर एक टाइम के साथ धीरे धीरे बोन्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और उसमें ओस्टियोपोरोसिस हो गया, तो वो फ्रेजाइल बोन में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, तुमने ऐसे इंसिडेंट सुना होगा, कोई बहुत ओल्ड एज पर्सन है, अगर उसको फ्रैक्चर हो गया तो वो हील नहीं होता है जल्दी, कुछ तो एकदम ही हील नहीं होते, हमेशा के लिए बेड रिडन हो जाते हैं। कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स आपने सुने होंगे जो कि हील होने में बहुत टाइम लिया। अब एक टर्म नोट डाउन कर लो, ओस्टियोपीनिया। Osteopenia. This is the density of bone or condition of bones in between the normal and healthy bone and osteoporosis. अब मैंने बोला कि ये क्रॉनिकल है, मतलब एक टाइम के साथ होने वाला डिजीज है। इसका मतलब कि डायरेक्ट तो ओस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, एक नॉर्मल बोन की डेंसिटी धीरे 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 कन्वर्ट हो रही है, पोरस हो रही है। तो इस डेंसिटी के बीच वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज ओस्टियोपीनिया। तो ये टर्म भी नोट डाउन कर लेना। इज इट क्लियर? पता है टाइम हो गया है, चैप्टर खत्म करना है, इसलिए बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। तो हेल्दी बोन्स दिख रही है, ओस्टियोपोरोटिक बोन्स दिख रही है, मतलब ओस्टियोपोरस वहां पे हो चुका है। क्लियर? अब वो बंदा जहां जहां उसके ज्वाइंट जहां जहां वीक हो रहा है वहां वहां से वो झुकेगा। तो कई ओल्ड एज के लोग तुम्हें झुके हुए भी दिखेंगे। ये सब इमेजेस बस समझने के, समझो एकदम अच्छे से। ठीक है, वो झुक जाते हैं आगे की तरफ, फिर उनका स्ट्रक्चर बेंड हो जाता है। नाउ लास्ट डिजीज इज गाउट। एक ही लाइन लिखी हुई है और यही लाइन पूछा जाता है, यही लाइन सबसे जाता है कि रीजन क्या है गाउट डिजीज का। गाउट डिजीज इज रिलेटेड टू प्रोटीन। कोई बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक कर रहा है। अब समझो फिर से यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम आ रहा है। कोई बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट कर रहा है तो उसके अंदर चांसेस है ऑब्वियसली वहां नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा बनेंगे, अमोनिया ज्यादा डिग्रेड होगा, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होगा और यूरिक एसिड में भी कन्वर्ट होगा। इस तरीके के यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से पास ऑन नहीं हो रहे हैं, उनके बहुत हाईली चांसेस हैं कि वो जॉइंट्स में जाके वहां पे डिपॉजिट होने लगते हैं और रिएक्ट करने लगते हैं, स्वेलिंग करेंगे, इन्फ्लेमेशन करेंगे। क्लियर? तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, अब इसमें इन जॉइंट्स में पेन आएगा और ये स्वेल अप दिखेंगे, जैसा आपको इमेज में दिख रहा है। इसके अर्ली सिम्टम्स पैर के साइड में दिखता है और टो में, मतलब पैर के अंगूठों में सबसे पहले अर्ली सिम्टम्स आते हैं इसके। क्यों हो रहा है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। अब आप इतने अच्छे बच्चे तो हो कि यूरिक एसिड कहाँ से आया है ये समझ सकते हो, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने कवर कर दिया। तो दैट इज डिजीज रिलेटेड टू excess of protein. Is it clear? ये हिडन इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे यूरिक एसिड क्रिस्टल को पीछे आपको जाना होगा कि ये कहाँ से आ रहा है, तो आप समझो। नाउ गाउट इज अ कॉमन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में भी आप यही देख रहे हो, ज्वाइंट पे ज्वाइंट स्वेलिंग ये हो रहा था, लेकिन गाउट क्या हो गया? एक टाइप ऑफ आर्थराइटिस हो गया दैट इज रिलेटेड टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। इट्स characterized by the sudden severe attack of pain, swelling, redness, and tenderness in one or major joint, more joint, most often in the big toe. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब। चैप्टर हो गया ओवर, कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। आपके साइड तक आप देखो कब तक कंप्लीट करते हो और कब मुझे अपडेट कर देते हो कि हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, बोन्स का ध्यान रखो, मसल्स का ध्यान रखो, पढ़ाई करो, खूब खुश रहो। क्लियर? और चैप्टर को कंप्लीट करके मुझे अपडेट कर दो। इज इट क्लियर? अब आपका काम है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कवर कर लो। एमसीक्यूज कवर हो जाए तो मुझसे एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मांगो, वो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी आप संडे तक कवर कर लो। कल एक क्लास चलेगी जिसमें टेस्ट का डिस्कशन रहेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो टेस्ट हुआ था उस पे रिलेटेड डिस्कशन रहेगा कल की मॉर्निंग क्लास में। एंड मंडे से, कल सैटरडे हो जाएगा ना, एक मिनट, आज फ्राइडे, हाँ कल सैटरडे, तो मंडे से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, न्यूरल सिस्टम, द बेस्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, तो आप पे भैया रिक्वेस्ट है कि खत्म करो ये सब चीजें, कंप्लीट करो। छोटा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, कंप्लीट करके साइड करो फटाफट इसको और हमें अपडेट करो।
चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, जाओ बढ़िया लंच वंच करो।